ठीक है, तो आईटीसी हमने लिया एक तरह से कि इनपुट जितने भी आपने रिसीव किए हैं उनके ऊपर आप कितना टैक्स पे कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल 1000 वाला दे रही थी। 1000 अगर आपने रॉ मटेरियल पे उसका प्राइस पे किया है, उसको खरीदते टाइम आपने अगर 200 रुपये टैक्स दिया है, तो अब जो आउटपुट आपका होगा उसका टोटल वैल्यू है 1200। जब वो 1200 वाले गुड्स आगे किसी को दिए जाएंगे तो 1200 के ऊपर फिर से टैक्स लगाया जाएगा। मान लीजिए उसके ऊपर 100 रुपये टैक्स लगा, तो अब हो गया वो 1300 का। 1300 में एक्चुअल अमाउंट कितना है 1000, टैक्स कितना लग चुका है 300। अब आपने दोबारा से 100 लगाए, लेकिन यहाँ पे 100 टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना एडिशन हो गया है वैल्यू में उतना टैक्स भी आपका ज़्यादा बनेगा। पहले 200 दिया तो अब मे बी आपका 250 बन सकता है। टोटल टैक्स आपका 450। 450 में 250 रुपये अब दे रहे हो, 200 रुपये पहले वाले थे, तो अब जो टोटल टैक्स है वो 450 है। तो क्या अब 450 टैक्स पे किया जाना उचित है? नो। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि जीएसटी में आया था, इसमें बोला गया कि आपने जो टैक्स पहले पे कर दिया है, अब अपनी प्रेजेंट लायबिलिटी टैक्सेबल लायबिलिटी में से पहले वाले टैक्सेस को माइनस कर दो। आई रिपीट, जो प्रेजेंट में आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी है उसमें से जो आप पहले अगर कोई भी टैक्स दे चुके हो तो उसको माइनस कर दो। उस टैक्स को माइनस करके अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को रिड्यूस करना ही आईटीसी कहलाता है। मीनिंग क्लियर है बच्चे सबको? गर्ल्स, मीनिंग क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनपुट्स पे लेना है। इनपुट्स का मतलब वो मटेरियल जो कि सबसे पहले सप्लायर रिसीव कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सप्लायर वर्ड का यूज़ करना है, और वही पर्सन आईटीसी ले सकता है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकता। अब किसी सप्लायर ने अगर कुछ इनपुट्स रिसीव किए हैं तो उन इनपुट्स को खरीदते टाइम, जब उसने खरीदा तो हमने कहा था सेल परचेज की बात नहीं करनी, हम जिस टर्म का यूज़ करेंगे वो टर्म थी सप्लाई। तो सप्लायर ने, जो फर्स्ट सप्लायर था, उसने जैसे ही कुछ इनपुट्स रिसीव किए, यानी पहली सप्लाई जैसे रिसीव की, तो रिसीव करते टाइम उसने टैक्स दिया होगा। उस टैक्स को हमने पहले बोला इनपुट टैक्स। यहाँ पे 3-4 टर्म्स आएंगी। सबसे पहले हम इनपुट टैक्स की बात करेंगे। इनपुट टैक्स कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन देगा, जिसका मतलब कोई भी टैक्स हो सकता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। कोई भी टैक्स जो किसी पर्सन ने सप्लाई पे दिया है वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसको हमने बोला इनपुट टैक्स। इन सभी टैक्सेस को हमने अगर देखा, अगर रिवर्स चार्ज बेसिस है, हमने 2 केसेस पढ़े हुए हैं, नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज जिसमें सप्लायर रजिस्टर्ड था, दूसरा हमने रिवर्स चार्ज पढ़ा हुआ है जिसमें सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं था। कौन रजिस्टर्ड था बच्चे रिवर्स चार्ज में? रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो हमने रिवर्स चार्ज लेना है। सप्लायर रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमने नॉर्मल चार्ज लेना है। अगर आप इस तरह से कोई भी टैक्स पे कर रहे हो, आइदर इट इज़ नॉर्मल और इट इज़ रिवर्स, ये दोनों आपने अगर इन पे टैक्स पे किया है तो आप उसके लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट की हैं, बच्चे इंपोर्टेड गुड्स पे कौन सा टैक्स लगाते हैं? आईजीएसटी। आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ स्टेट होता है। हाँ, क्योंकि जब टैक्सेबल एरिया में आ जाता है तब। हाँ, वो टैक्सेबल एरिया में आ जाएगा तब टैक्स लगेगा, और उस स्टेट को हम विद इन स्टेट नहीं मान सकते क्योंकि हम कहीं बाहर से ले रहे हैं और पता नहीं किस स्टेट में कंज्यूम होगा, इसलिए हम आईजीएसटी लगाते हैं। तो ये जितने भी टैक्सेस हमने दिए वो सब सारे के सारे हमारे इनपुट टैक्स। अब हमें जीएसटी के अंडर आईटीसी कौन कौन नहीं ले सकता? 2 लोगों को नहीं मिलेगा। पहला, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट, जीएसटी लॉज में जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, कंपोजिशन स्कीम में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम वाला है, उसको भी हम आईटीसी नहीं देंगे। रीज़न बच्चे, रीज़न बताओ अगर वीडियो देखिए तो। गर्ल्स, रीज़न बताइए, हम कंपोजिशन वाले को क्यों नहीं देंगे आईटीसी?
मैम कंपोजिशन स्कीम में उसने रिलैक्सेशन ले लिया तो मैम आईटीसी थोड़ी मिलेगी उसे। एग्जैक्टली बिल्कुल। कंपोजिशन स्कीम में हम ऑलरेडी जो टैक्स की रेट्स लगा रहे हैं वो पहले से ही कम लगा रहे हैं। नॉर्मल जो हमारी 5, 12, 18, 28 है वो हम उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे, ऑलरेडी हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं टैक्स रेट्स में। इसीलिए कंपोजिशन स्कीम वाला सप्लायर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। तब हमने कहा दो लोग नहीं कर सकते, द पर्सन और सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉज, सेकेंड सप्लायर हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये दो व्यक्ति नहीं ले सकते। अब बात आती है क्रेडिट की। क्रेडिट यानी कि किसी चीज़ को उसका बेनिफिट लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट कैसे लोगे? आपने अब जो टैक्स पे करना है, जो आप अब सप्लाई करोगे आउटपुट की फॉर्म में, सेल्स की फॉर्म में, उसके ऊपर आपका जितना टैक्स बनेगा माइनस इनपुट उस गुड्स को खरीदते टाइम आपने जो टैक्स दिया था। इसका एग्जाम्पल करते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एबीसी लिमिटेड है, वो रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी है। पॉलिस्टर खरीद रही है मिस्टर एक्स से, तो एक्स सप्लायर है और रिसिपिएंट कौन है? एबीसी लिमिटेड। इन्होंने इनपुट्स खरीदे 200 रुपये के, ठीक है। जो आपका अमाउंट है वो 200 का है। सप्लायर 200 के गुड्स दे रहा है रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट है एबीसी। उसके ऊपर कह रहे हैं 20 रुपीज़ का सीजीएसटी लगाना है, ठीक है। वो 20 रुपीज़ कैसे लगाया? ये कह रहे हैं 10% लगाया है हमने सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब ये विद इन स्टेट वाली सेल है। अब ये कह रहे हैं 200 रुपये था, 200 का 10% मैंने सीजीएसटी लगाया, तो अब जो प्राइस एबीसी लिमिटेड ने पे करना है, कितना पे करना है? 200 + 20, यानी कि 220 रुपये वो सप्लायर टैक्स लगाकर एबीसी लिमिटेड को यानी रिसिपिएंट को दे रहा है। आगे जो ये रिसिपिएंट है इन गुड्स को ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस में सेल करेगा क्योंकि 220 में तो वो रिसीव कर रहा है। उसके बाद एबीसी लिमिटेड जब आगे इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है तो वो 400 कर रही है विद टैक्स, यानी कि 200 की उन्होंने रिसीव की, जो एक्चुअल वैल्यू है उन्होंने 200 रुपये ही और उसमें एडिशन कर दिया 400, लेकिन अब जो जीएसटी लग रहा है उसका रेट है 12%। तो सबसे पहले जो अब आप सेल्स की बात करोगे, यानी कि रिसिपिएंट जब उन गुड्स को रिसीव करके आगे सेल कर रहा है, तो उस केस में आप 400 के ऊपर 12% लगाया, दैट इज़ 48 जो आपका सेल्स के ऊपर लगा, इसलिए इसको आउटपुट टैक्स बोला। इनपुट टैक्स यानी कि जब उन गुड्स को खरीदा गया, हमने कितने में खरीदा था? 200 में, 200 के ऊपर 10% टैक्स लगा था, दैट वाज 20 रुपीज़ आपका इनपुट टैक्स। 48 रुपीज़ आप बेचते टाइम टैक्स लगा रहे हो। तो अब आपने 48 में से 20 माइनस कर दो, क्योंकि अब जो आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी है वो 48 बनी है। 20 आप पहले पे कर चुके हो, माइनस कर दिया तो 28, यानी कि 28 आपको अब और देने हैं। 20 रुपीज़ जो हम ऑलरेडी पेड टैक्स को माइनस कर रहे हैं उसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है एग्जाम्पल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद एलिजिबिलिटी की कंडीशंस आती हैं। एलिजिबिलिटी में हमने कहा कि दो लोग ले सकते हैं, पहला तो रजिस्टर्ड पर्सन लेगा और दूसरा वो जो हमने स्टार्टिंग में कंडीशंस पढ़ी थी सप्लाई की, सप्लाई आपकी तभी टैक्सेबल होगी जब वो सप्लाई कोई रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है, और दूसरा जब कोई सप्लाई बिजनेस के फर्दरेंस के लिए या बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हो तो ही वो जीएसटी एक्ट में टैक्सेबल है। याद है हमने 2 कंडीशंस की थी स्टार्टिंग में। उसके बाद अब हम कहेंगे एलिजिबिलिटी कैसे आएगी। सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इसको डिफाइन करता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते टाइम कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। सब सेक्शन 1 इसको डिक्लेयर करता है और सब सेक्शन 2 कहते हैं कि किन शर्तों को पूरा करने पर कोई सप्लायर आईटीसी ले सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास आती है सेक्शन 16 का सब सेक्शन 1, इसमें एलिजिबिलिटी यानी कि कौन कौन व्यक्ति आईटीसी लेने के लिए योग्य हैं। पहला, कोई रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा सप्लायर जिसने जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन कौन नहीं लेगा? या तो वो अनरजिस्टर्ड है या फिर वो कंपोजिशन वाला है। दूसरा, आपने सप्लाई बिजनेस के कंटिन्यूएशन के लिए की होगी
तो ही उस पर आईटीसी मिलेगा। अगर आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर आगे उसको नहीं सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर हम जीएसटी भी नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर हम आईटीसी भी नहीं ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आपको जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा ये आपको आपके बाय हैंड कैश नहीं मिलेगा, कैश इन हैंड नहीं होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेजर है उसमें ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ये थी एलिजिबिलिटी। उसके बाद सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया कि किन शर्तों को पूरा करने पर कोई सप्लायर आईटीसी ले सकता है। पहला, जब सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है। बच्चे, बिल और इनवॉइस में क्या डिफरेंस है? गर्ल्स, डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड बिल? यस मैम। बोलो। मैम इनवॉइस में जो गुड्स होती है उनकी पूरी डिटेल दी हुई होती है, मतलब उन पे कितना टैक्स वगैरह लग रहा है वो सारी चीजें दी हुई होती हैं। और बिल मैम एज अ वारंटी मतलब इशू मतलब देते हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप बस, अगर ज़्यादा किसी को याद नहीं रह सकता बच्चे तो इतना याद रखो, आप नॉर्मली बिल की बात करते हो, बिल में सिर्फ आपका डिस्क्रिप्शन होगा, क्या गुड्स हैं, कितने की हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जब आप इनवॉइस की बात करोगे तो उसके अमाउंट के साथ साथ आपको ये भी लिखा जाएगा कि आपका इसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, कौन से वाला टैक्स लग रहा है, कितनी परसेंटेज से कितने अमाउंट का लग रहा है। तो सबसे पहली कंडीशन, पोजेशन, यानी कि आपके पास होना चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स बाय रिसिपिएंट। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी लेना चाहता है तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट आईटीसी लेना चाहता है तो ये रिवर्स चार्ज के अंडर आएगा। उस रिवर्स चार्ज के अंडर अगर कोई रिसिपिएंट टैक्स का क्रेडिट लेना चाहता है तो उसके पास टैक्स से रिलेटेड इनवॉइस होना चाहिए या फिर उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे वो अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को शो कर सकता हो। दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहता है उसने सच में गुड्स रिसीव की हो, उसने सप्लाई सच में रिसीव की हो। अगर किसी पर्सन ने सप्लाई रिसीव करी है तो ऐसा पर्सन आईटीसी को क्लेम कर सकता है। यानी कि सप्लायर से रिसिपिएंट के पास अगर गुड्स नहीं गई तो ना तो सप्लायर आईटीसी क्लेम कर सकता है, ना ही रिसिपिएंट क्लेम कर सकता है। उसके बाद तीसरा है पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर टू द गवर्नमेंट। अगर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो टैक्स अगर आप गवर्नमेंट के पास पहले जमा करा चुके हो तो ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर कोई टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा ही नहीं कराया तो आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अज्यूम किया जाएगा कि आपने टैक्स पे ही नहीं किया तो आपको आईटीसी भी नहीं दे सकते। फोर्थ है फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न बाय द सप्लायर। मुझे रिटर्न वापस करने वाला नहीं, ये आपकी जो हम आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ी होगी, जो हम विवरण फाइल करते हैं अपनी इनकम्स का। अब ये जीएसटी है तो ये आपकी डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हो। अगर कोई सप्लायर अपनी क्वार्टरली वाली रिटर्न फाइल कर रहा है या फिर एनुअल रिटर्न, जो कि आपकी आगे हम पढ़ेंगे कि कब कब फाइल करनी होती है, या तो आपके फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट में, जैसे ये वाला ईयर आपका ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को, तो उसके बाद जो आपका सितंबर आता है वहाँ तक आपकी क्वार्टरली फाइल हो जानी चाहिए या फिर एनुअल रिटर्न हमें जो फाइल करनी है। दोनों में से जो भी पहले है, चलो ये कंडीशन भी छोड़ो, दोनों में से क्या पहले है, सिंपल, जब तक कोई सप्लायर अपने द्वारा दिए गई सप्लाई की रिटर्न फाइल नहीं कर देता तब तक ऐसा पर्सन आईटीसी के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अभी तक जीएसटी पोर्टल पे अपनी सारी डिटेल ही नहीं दी तो उसे हम आईटीसी भी नहीं देंगे। उसके बाद है ऑन रिसीप्ट ऑफ लास्ट लॉट ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स यानी कि आप जो भी रिसीव कर रहे हो, चाहे वो सप्लायर रिसीव कर रहा हो या फिर रिसिपिएंट रिसीव कर रहा हो, जब आपके गुड्स अगर इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं तो जब तक टोटल सप्लाई आप रिसीव नहीं कर लेते तब तक आप आईटीसी भी क्लेम नहीं करोगे। जैसे अगर आप 1000 बुक्स इशू कर रहे हो, सप्लायर कहते हैं कि अभी उसके पास 1000 नहीं है,
उसके पास अभी 600 है, आप अभी 600 ले लो, तो आप या तो 600 का प्राइस पे करोगे, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट 1000 के लिए हो चुका है। उसके बाद अब आप 600 जो आप रिसीव कर चुके हो उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकते। सपोज़ वो आपको 15 डेज़ के बाद 200 बुक्स और दे देते हैं, टोटल 800 रिसीव हुई हैं, तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सप्लाइड गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट या टू बी सप्लाइड का कॉन्ट्रैक्ट 1000 का है। जब तक आप पूरी 1000 क्वांटिटी रिसीव नहीं कर लोगे तब तक आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी ना तो प्रॉपर काउंट हो सकती है और ना ही आप उसके ऊपर आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। जैसे ही आपके पास वो पूरी लास्ट 1000 वाली गुड भी रिसीव हो जाएगी, उसके बाद आप आईटीसी के लिए क्लेम कर सकते हो। इसको हम कहेंगे लास्ट लॉट। उसके बाद है पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज़। चाहे वो नॉर्मल चार्ज हो चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, दोनों केसेस में आपने जितना भी टैक्स लगाया है वो टैक्स सप्लायर के पास 180 दिन यानी 6 मंथ्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। और वो कौन से 180 डेज़? जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया है। या तो इनवॉइस सप्लायर इशू करेगा, अगर सप्लायर नहीं कर सकता तो रिसिपिएंट इशू करेगा। उसके इशू करने के 180 डेज़ के अंदर अंदर उस इनवॉइस में लिखे गए टैक्स अमाउंट की पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर आप 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हो तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, नहीं तो आप आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद रिसिपिएंट को भी क्रेडिट लेना अलाउड है। किस चीज़ का? जो भी उसने इनपुट टैक्स दिया उसको वो रिवर्स कर सकता है। इसको आप बस यहाँ पे पढ़ो कि अगर रिसिपिएंट ने कोई गुड्स खरीदते टाइम कोई भी टैक्स पे किया है, जो भी आपने टैक्स पे किया है सप्लाई पे, तो ऐसी सप्लाई पे अगर रिसिपिएंट ने भी कोई टैक्स दिया है तो वो भी उसके लिए आईटीसी को क्लेम कर सकता है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने क्लेम करनी है। डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मतलब, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स की बात की है, जीएसटी लॉ में नॉर्मल गुड्स और कैपिटल गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया। दोनों को सेम एंगल और सेम टैक्स रेट से ट्रीट किया जाता है। अगर आप किसी कैपिटल गुड्स में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ऐसी सप्लाई पे जो कि एक कैपिटल गुड्स है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, आप डेप्रिसिएशन पे भी आईटीसी लेना चाहते हो, तो ऐसा जीएसटी लॉ में अलाउड नहीं है। अगर आप जीएसटी एक्ट के अंडर डेप्रिसिएशन क्लेम लेना चाहते हो, इस पे भी आईटीसी लेना चाहते हो, तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जीएसटी लॉ में यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इस क्लेम को ले लिया है, तो आप इनकम टैक्स में इसको नहीं ले सकते। जो बेसिकली आपका डेप्रिसिएशन है, शायद अब तक आपने पढ़ लिया होगा। डेप्रिसिएशन का क्लेम आपको, जो आपकी टोटल इनकम आप काउंट करते हो, वहाँ पे आपको जो सेक्शन 80 है, 80 के डिडक्शंस में हम डेप्रिसिएशन की डिडक्शन लेते हैं। अदरवाइज जीएसटी लॉ में अगर आप कोई कैपिटल गुड्स ले रहे हो, उसकी जो लागत है प्लस उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगा है, ईयर के एंड में आप कहते हो कि मैंने डेप्रिसिएशन भी दिया, ये भी एक एक्सपेंस है, इसके ऊपर आईटीसी मिले, तो ऐसा जीएसटी लॉ में पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स कि कोई भी पर्सन, कोई भी सप्लायर सिर्फ एक ही जगह पे क्लेम ले सकता है, या तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग लेगा या फिर जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग लेगा। और जो बेसिकली रूल्स फॉलो होते हैं वो रूल्स कहते हैं कि डेप्रिसिएशन की डिडक्शन हमें इनकम टैक्स एक्ट के अंडर लेनी चाहिए, ताकि हम किसी डिडक्शन का फ़ायदा उठा के वहाँ पे अपनी टैक्सेबल लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। पहला, हमारे पास बिल होना चाहिए। अगर सप्लायर ने बिल इशू नहीं किया तो बिल रिसिपिएंट इशू करेगा रिवर्स चार्ज के अंडर। अगर आपने इंपोर्ट किया है तो आपके पास बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री आपका तब बनेगा जैसे ही आपकी गुड्स इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में अगर एंटर कर जाती है, तो उस टाइम पे आपका बिल ऑफ एंट्री क्रिएट होगा। उसके बेसिस पे भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, या फिर अगर आपने कोई और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करी हैं तो उन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड के लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आया है उनके बेसिस पे लास्ट आता है डेबिट नोट।
अगर कोई सप्लायर जो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो अगर प्रॉपर इनवॉइस इशू नहीं कर पा रहा, या फिर जिस टाइम पे उसने इनवॉइस इशू किया उस टाइम पे वो लिखना भूल गया कि कितना उसका इनपुट टैक्स है, कितना उसका आउटपुट टैक्स है, तो वो बाद में एक एडिशनल नोट भी सप्लायर को दे सकता है, जो कि 180 डेज से पहले पहले हो जाना चाहिए। उसके बेसिस पे सप्लायर या रिसिपिएंट अपने आईटीसी को क्लेम कर सकता है। बच्चे यहाँ तक अब तक हमने किया है। अब किसी का डाउट है तो बोलो।